फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब सभी समानांतर किरणें समतल पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो वे समानांतर नहीं रहती हैं। यह परावर्तन इस रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए हम चार ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। ए बहुलित परावर्तन, बी विसरित परावर्तन, सी आंतरिक परावर्तन और डी नियमित परावर्तन। तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहा जाता है? जल्दी से आप आंसर नोट डाउन करें। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी विसरित परावर्तन कहा जाता है। उसे विसरित परावर्तन के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट्स। अब विसरित परावर्तन होता क्या, इसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ। माना कि ये कोई सतह है जहाँ से प्रकाश किरणें टकरा रही हैं और परावर्तित हो रही हैं। ये इस तरीके से प्रकाश किरणें सतह से टकरा रही हैं और परावर्तित हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, जब प्रकाश किरणें ऐसे तल से टकराती हैं जो कैसा हो स्टूडेंट्स? असमतल हो या स्टूडेंट्स खुरदरा हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। तो क्या होता है, तो जो प्रकाश किरणें होती हैं उनका एक बहुत बड़ा जो भाग होता है वो इस तल से टकराकर स्टूडेंट्स फैल जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी ये प्रकाश किरणें इस तल से टकराने के पश्चात अलग अलग कोणों से कैसी हो रही हैं? परावर्तित हो रही हैं, यानी कि प्रकाश किरणें इस सतह से टकराने के पश्चात फैल रही हैं और विभिन्न कोणों से परावर्तित हो रही हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के परावर्तन को स्टूडेंट्स बोला जाता है विसरित परावर्तन। स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कि निम्न में से किस में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका वाली साइटोप्लाज्म की एक पतली परत होती है? तो यहाँ चार ऑप्शन पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए ऑप्शन पर है जीवाणु, बी ऑप्शन पर है विषाणु, सी ऑप्शन पर है पशु कोशिका और डी ऑप्शन पर है पादप कोशिका। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी पादप कोशिका कहा जाता है उसे, या पादप कोशिका में यूँ कहें हम कि बड़ी केंद्रकीय रिक्तिका पाई जाती है पादप कोशिका में। अब जो पादप कोशिका होती है उस पादप कोशिका में रिक्तिका का भी अपना एक कार्य होता है। ये जो रिक्तिका होती है स्टूडेंट्स, किसी भी पादप कोशिका में जो रिक्तिका पाई जाती है वो भोजन जो होता है, भोजन का संग्रहण में मदद करती है। साथ ही साथ जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, व्यर्थ पदार्थ हुए या लवण हुए, उनको क्या करती है? उनको त्यागने का कार्य करती है। साथ ही साथ जो जल है, गैसें हैं और जो लवण हैं, इनके संचयन के लिए, इनके संचयन हेतु कह सकते हैं हम, या इनके संचयन के लिए अलग अलग प्रकार की बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं पाई जाती हैं पादप कोशिका में। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 कि निम्नलिखित में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड है? स्टूडेंट्स, तो हमें देखना है इन चार ऑप्शन में से कि कौन सा जो ऑक्साइड है वो उदासीन है, जिसकी प्रकृति उदासीन है। ए SO2, बी N2O5, सी CO और डी CO2। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है सी CO, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। ये स्टूडेंट्स एक प्रकार का उदासीन ऑक्साइड है। जबकि अगर हम बात करें SO2 की, N2O5 की और CO2 की, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये इनका जो स्वभाव है वो कैसा है स्टूडेंट्स? अम्लीय है। ये अम्लीय स्वभाव के ऑक्साइड हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, CO की बात करें, तो ये स्टूडेंट्स उदासीन ऑक्साइड है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जल के साथ क्रिया ना करके, मतलब ये जल के साथ क्रिया ना करके अम्ल नहीं बनाता है। मतलब जल के साथ ये क्रिया नहीं करता है और अम्ल का निर्माण नहीं करता है। इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है स्टूडेंट्स वो उदासीन होती है। इसलिए ये एक उदासीन प्रकार का ऑक्साइड है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है कि पत्तियों की सतह से जलवाष्प की क्षति कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, पत्तियों की सतह से जलवाष्प की जो क्षति होती है वो क्या कहलाती है? उस क्षति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ए बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, बी परिवहन कहा जाता है, सी स्थानांतर कहा जाता है
या डी वाष्पन कहा जाता है। तो उस घटना को क्या कहा जाता है, जब पत्तियों की सतह से जल जो होता है वो वाष्प के रूप में उसकी क्षति होती है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी बाष्पोत्सर्जन। उस प्रोसेस को बोला जाता है बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन प्रोसेस बोला जाता है, जब पत्तियों की सतह से जो जलवाष्प होता है वो या जो जलवाष्प की जो क्षति होती है तो उसको ट्रांसपायरेशन या बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब देखा जाए तो जो पत्तियां होती हैं उनकी ऊपरी सतह की अगर हम बात करें या निचली सतह की बात करें तो दोनों सतहों पर अनेकों छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को स्टूडेंट्स स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, इन छिद्रों को स्टोमेटा बोला जाता है, इस चीज को ध्यान में रखें। और इनके द्वारा क्या होता है, इन स्टोमेटा के द्वारा जो प्लांट होता है, जो प्लांट की जो पत्तियां होती है, तो पत्तियों की सतह से जो पानी होता है वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है स्टूडेंट्स। जो पानी होता है भाप बनकर उड़ जाता है और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किसी अन्य तत्व का चयन नहीं करके केवल स्वर्ण का ही चयन क्यों किया। तो इन चार ऑप्शन में अब हम देखेंगे कि वो जो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए दूसरे तत्वों को छोड़कर केवल जो स्वर्ण था उसी को ही अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना उन्होंने। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है उसकी उच्च चालकता के कारण, बी उसके उच्च घनत्व के कारण, सी उसकी उच्च आघात वर्धनीयता के कारण, या डी उसकी उच्च तन्यता के कारण। तो उसकी कौन सी जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में केवल स्वर्ण का ही उपयोग किया। तो जल्दी से सही आंसर अब नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी उसकी उच्च आघात वर्धनीयता के ही कारण रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए सिर्फ केवल स्वर्ण का ही चयन किया। क्यों? क्योंकि उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है जो कि कैसा होता है, उच्च होता है। उच्च आघात वर्धनीयता के गुण के कारण रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए सोने का उपयोग किया या सोने की पन्नी का उपयोग किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 कि लोहे के पात्रों को टिन से लेपित किया जाता है। अब जो लोहे के पात्र होते हैं उनको टिन से लेपित क्यों किया जाता है, किस कारण से, उसका कारण क्या है। ए मजबूती बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, बी भार में वृद्धि करने के लिए ऐसा किया जाता है, सी जंग की रोकथाम के लिए ऐसा किया जाता है, या डी अच्छी चमक देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स सी जंग की रोकथाम के लिए ही जो लोहे के पात्र होते हैं उन्हें टिन से लेपित किया जाता है स्टूडेंट्स। देखा जाए तो लोहे को लंबे समय तक उपयोग में आ सके, जो लोहा है, जो लोहे का जो बर्तन है वो लंबे समय तक, या जो लोहे का बर्तन है या जो लोहे का जो अभी आर्टिकल है, ठीक है ना, या जो बर्तन है या कोई भी जो लोहे का सामान है वो ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग किया जा सके, उसका ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर जस्ते की या तो जस्ते की या तो जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है या टिन की परत चढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर उसका लेपन कर दिया जाता है, इन दोनों में से किसी एक का। और वो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जो जस्ता होता है, जो टिन होता है, ये क्या होता है, ये पानी के साथ आसानी से क्रिया नहीं करते और इसलिए क्या होता है, जो लोहा होता है उसमें जंग नहीं लग पाती, उसका संक्षारण नहीं हो पाता है, कोरोजन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो लोहे के पात्र होते हैं उनको टिन से लेपित किया जाता है जिससे कि जंग की रोकथाम की जा सके उसकी, और उसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। 7 क्वेश्चन है कि अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है जो कहलाती है, मतलब वो प्रक्रिया क्या है जिस प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है, बी एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, सी अंतः परासरण कहा जाता है, या डी एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को बोला क्या जाता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा जो होता है वो भोजन प्राप्त करता है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है बी, उस प्रक्रिया को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस स्टूडेंट्स। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो होता है वो अमीबा जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है स्टूडेंट्स। अब देखा जाए तो जो अमीबा है वो स्टूडेंट्स देखा जाए तो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है ये स्टूडेंट्स, एक प्रकार का यूकेरियोटिक
यूकेरियोटिक जीव है। जो प्रचलन की बात करें अगर हम, जो क्या करता है, जो प्रचलन और भक्षण की अगर हम बात करें, भक्षण के की जो क्रिया होती है इसमें कूटपात के द्वारा होती है, कूटपात के द्वारा होती है। इसमें जो भी प्रचलन होता है या जो भक्षण की जो प्रोसेस होती है वो कूटपात के माध्यम से होती है या कूटपात के द्वारा करता है। और इसमें जो बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वो स्टूडेंट्स एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा कोशिका का जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में इसको पहुंचा दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जो अमीबा है वो अमीबा जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को स्टूडेंट्स बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन है हमारा कि एक तिलचट्टे के शरीर में वे छिद्र जिनके माध्यम से यह श्वसन के लिए अपने शरीर में वायु लेता है उन्हें कहा जाता है। तो उन छिद्रों को बोला क्या जाता है? ए श्वास रंध्र कहा जाता है, बी जल रंध्र कहा जाता है, सी श्वास नली कहा जाता है और डी नास द्वार कहा जाता है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए श्वास रंध्र कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखें कि जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं जिनके माध्यम से ये क्या करता है, श्वसन के लिए अपने शरीर में वायु लेता है। तो उन छिद्रों को स्टूडेंट्स बोला जाता है श्वास रंध्र बोला जाता है। इस चीज को ध्यान में रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि उस विशेषता की पहचान कीजिए जो जुताई के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी यहाँ पर जो 4 कथन बोले गए हैं उन कथनों में से एक कथन जो है वो उपयुक्त नहीं है जुताई के विषय में। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है इससे जड़ें गहराई तक मृदा में प्रविष्ट करती हैं, बी यह जड़ों को श्वास लेने में सक्षम बनाता है और शीर्ष तक पोषक समृद्ध मृदा को लाता है, सी यह केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है और डी यह फसलों को खरपतवार से प्रभावित होने से बचाता है। तो जल्दी से सही आंसर क्या है, कौन सा कथन जो है वो रॉन्ग इसमें बोला जा रहा है, तो उस कथन को जल्दी से सिलेक्ट करें अपने आंसर के तौर पर स्टूडेंट्स। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, यह फसलों को खरपतवार से प्रभावित होने से बचाता है। ये जो कथन बोला गया है जुताई के संबंध में ये कथन गलत है स्टूडेंट्स। बाकी के अगर 3 कथन की बात करें तो ए में बताया गया है कि इससे जड़ें गहराई तक मृदा में प्रविष्ट करती है, ये सही है, ठीक है, ये जुताई से रिलेटेड शब्द बोला गया कथन है। बी में बताया जा रहा है कि यह जड़ों को श्वास लेने में सक्षम बनाता है और शीर्ष तक पोषक समृद्ध मृदा को लाता है, ये भी कथन सत्य है जुताई के विषय में। और तीसरा जो कथन है सी यह केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है, ये भी कथन सत्य है स्टूडेंट्स। लेकिन जो चौथा कथन बोला जा रहा है कि यह फसलों को खरपतवार से प्रभावित होने से बचाता है, ये स्टूडेंट्स कथन गलत कहा गया है, ये जुताई के विषय में ये कथन गलत है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्च उत्पादन वाले भैंस की नस्ल की पहचान करें। अब हमें देखना कि यहाँ 4 नस्लें दी गई हैं, तो उन 4 नस्लों में से भैंस की नस्ल कौन सी है जो उच्च उत्पादन दूध उत्पादन के तौर पर मानी जाती है। ए साहिवाल, बी करन फ्राइज, सी जर्सी और डी मुर्रा। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी मुर्रा। जो मुर्रा जो भैंस की नस्ल है, एक तरीके से कहें तो ये दूध के उच्च उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है जिसे बोला जाता है स्टूडेंट्स मुर्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है कि पेयजल के रूप में आपूर्ति होने के पूर्व जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं के सही क्रम की पहचान करें। तो वो सही क्रम क्या होता है कि जो पेयजल होता है उसकी आपूर्ति करने से पूर्व जब उसका शुद्धिकरण किया जाता है तो शुद्धिकरण में कौन कौन से जो स्टेप होते हैं वो अपनाए जाते हैं, तो उनका सही क्रम क्या होता है उन स्टेप्स का किसी भी जल के शुद्धिकरण का। ए में बताया जा रहा है पहले भारण, निस्यंदन, क्लोरीनन, अपसादन। बी में बोला जा रहा है कि अपसादन, भारण, निस्यंदन, क्लोरीनन। सी में बताया जा रहा है कि निस्यंदन, अपसादन, भारण, क्लोरीनन। डी में बताया जा रहा है क्लोरीनन, भारण, निस्यंदन और अपसादन। तो जल्दी से सही आंसर क्या है, जल्दी से आप सही आंसर नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, अपसादन, भारण और निस्यंदन, क्लोरीनन। ये वो स्टेप है जिन स्टेप से होकर के जो जल होता है वो जल उसको शुद्ध किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। यानी किसी भी जल के शुद्धिकरण के ये स्टेप होते हैं।
ठीक है, ये पहला स्टेप होता है अपसाधन, दूसरा स्टेप होता है भारण, तीसरा स्टेप होता है निस्यंदन और चौथा स्टेप होता है आपका क्लोरीनन। तो ये किसी भी जल की आपूर्ति से पूर्व पूर्व जो जल का शुद्धिकरण होता है उसके ये स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतक के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए। तो जो फ्लोएम ऊतक है उसके विषय में 4 कथन यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। उन 4 कथनों में से कौन सा कथन है जो गलत कहा गया है? ए में बताया जा रहा है वे जीवित हैं, बी में बताया जाता है कि उनमें पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, सी में बताया जा रहा है कि वे जल एवं खनिजों को जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, और डी में बताया जा रहा है कि पत्तियों से भोजन को अन्य भागों में पहुंचाते हैं। तो कौन सा कथन है जो कि गलत बोला जा रहा है फ्लोएम के विषय में? तो जल्दी से सही आंसर अपना नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, वे जल एवं खनिजों को जड़ से अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। ये कार्य स्टूडेंट्स होता है आपका जाइलम का। ये जाइलम का कार्य है स्टूडेंट्स, कि जो क्या करता है, जो जल एवं खनिजों को जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये कार्य होता है जाइलम का। बाकी के जो सभी कार्य हैं वो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये जीवित हैं और उनमें पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, साथ ही साथ भी पत्तियों से भोजन को अन्य भागों में पहुंचाते हैं, ये स्टूडेंट्स ये फ्लोएम के विषय में कहे गए जो कथन है ये एकदम सही है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो फ्लोएम होते हैं और जो जाइलम होते हैं ये दोनों ही संवहनी स्टूडेंट्स, ये दोनों ही संवहनी ऊतक हैं। किसी भी पौधे के ये दोनों ही संवहनी ऊतक होते हैं, फ्लोएम और स्टूडेंट्स एक होता है जाइलम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये दोनों ही संवहनी ऊतक पाए जाते हैं पौधों के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब फ्लोएम का जो कार्य होता है, फ्लोएम के कार्य को भी आप समझ लीजिए कि जो फ्लोएम का कार्य होता है ये पौधों के भीतर जो होता है, पौधों के भीतर ये भोजन हो गया, ठीक है ना, भोजन हुआ, या दूसरे जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनके संवहन का कार्य करता है स्टूडेंट्स, उनके संवहन का कार्य करता है फ्लोएम स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सही विकल्प चिन्हित करें। अब यहाँ पर हमें सही विकल्प देखना है कि कौन सा जो विकल्प है वो सही क्रम में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो क्रम है वो सही है। इन सारे ऑप्शंस में से हमें देखना, 4 ऑप्शन में से देखना है कि किन का जो क्रम है वो एक सही दिशा में है या एक सही तरीके से उसको अरेंज किया गया है। ए कोशिकाएं, कोशिकाएं से कोशिकांग, कोशिकांग से अंग और अंग से जीव। बी में बताया जा रहा है कि कोशिकाएं, कोशिकाएं से अणु, अणु से अंगक और अंग से जीव। सी में बताया जा रहा है कि कोशिकाएं, कोशिकाएं से फिर ऊतक, ऊतक से फिर अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से जीव। डी में बताया जा रहा है कि अणु, अणु से कोशिकाएं, कोशिकाएं से अंग तंत्र और अंग तंत्र से जीव का निर्माण बताया जा रहा है। तो सही आंसर क्या है? इन 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कि सही क्रम कौन सा है, उसी को आपको उत्तर के रूप में चुनना है अपने। तो जल्दी से सही आंसर का आप नोट डाउन करें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, यहाँ पर एक सही क्रम है कि कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है स्टूडेंट्स कोशिका। ठीक है, अब कोशिकाओं के आपस में मिलने से स्टूडेंट्स होता है ऊतक का निर्माण। ठीक है ना, ऊतक में क्या होता है, निश्चित देखा जाए तो समान कोशिकाओं का जो निश्चित समूह होता है वो मिलकर के स्टूडेंट्स कहलाता है ऊतक, उनको ऊतक कहा जाता है। ठीक है, या इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान प्रकार के कार्य करने के लिए उत्तरदायी हो उसको स्टूडेंट्स ऊतक या टिश्यू बोला जाता है। अब ऊतकों के मिलने से स्टूडेंट्स, ऊतकों के परस्पर मिलने से अंग का निर्माण होता है, और अंगों के परस्पर मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र के आपस में मिलने से स्टूडेंट्स जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो क्रम बताया गया है ये क्रम एकदम सही है स्टूडेंट्स, जो कि सी में बताया जा रहा है। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।